नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रहेगा दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 30 नंबर की क्लास। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंसेप्ट प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? यानी ऐसा बंदरगाह का नाम बताना है जो पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती हो। भूमिवर्ती मतलब चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह हो। वह आपका ट्यूटिकोरिन है, चेन्नई है, पारादीप है या विशाखापट्टनम। तो दोस्तों, हमारे भारत में बंदरगाह जो पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है वह आपका विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद सभी का वीडियो लाइक करने के लिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है दोस्तों। और प्रश्न आ चुका है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या आपका हाइड्रोजन है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है वह आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि CO2 गैस के कण बहुत ज़्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। इस गैस का उत्सर्जन वाहनों से, घरेलू ईंधन से तथा औद्योगिक संस्थानों से होता है। ग्रीन हाउस ऐसे कांच के घर के बोलते हैं जिनकी दीवारें हरे रंग के कांच से बनी होती हैं, जिसमें प्रकाश अंदर तो चला जाता है परंतु बाहर नहीं निकल पाता। ये क्रिया दोस्तों, ये क्रिया विधि ठंडे देशों में अपनाई जाती है ताकि पौधे को उचित ताप मिल सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा जो है जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? रेडियोधर्मी कचरा, औद्योगिक कचरा अपशिष्ट जो होता है, कृषि जनित कचरा अपशिष्ट जो होता है या खनन अपशिष्ट? तो जल प्रदूषण, देखिए जल प्रदूषण नहीं, जल में जो ना मिलता हो तो खनन अपशिष्ट जो होता है वह जल प्रदूषण का स्रोत नहीं माना जाएगा। रेडियोधर्मी कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, कृषि जनित, ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये दोनों आपके जल प्रदूषण जनित स्रोत हैं। आपका खनन अपशिष्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। और जो हमारा भारत देश है दोस्तों, ठीक है, हमारे देश में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। कौन करता है? सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है, केंद्रीय जल आयोग करता है, जल संसाधन विभाग करता है, या ये सभी द्वारा चेतावनी जारी की जाती है? तो बाढ़ संबंधी जो चेतावनी जारी करता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है? स्कूलों का निर्माण करना, जल संसाधनों का रख रखाव करना, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना या इनमें से सभी? तो ये जो सभी कार्य जो है ग्राम पंचायतों के कार्य है। स्कूलों का निर्माण करना, जल संसाधन का रख रखाव, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, ये सभी कार्य आपके ग्राम पंचायत के कार्य होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है? जो पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरा होते हैं उनमें शामिल है बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण अपघटन के कारण, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि जो पर्यावरण अपघटन के कारण होते हैं वो उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में कौन सा शामिल होगा? तो वह बाढ़ एवं सूखा होता है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अपघटन के कारण जो है जलवायु जो जलवायु में परिवर्तन होता है।
जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा इत्यादि होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? आपका उत्तर प्रदेश है, केरल है, राजस्थान है या हमारा मध्य प्रदेश है। तो राज्य कौन सा राज्य दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है? तो सभी लोग जानते हैं राजस्थान राज्य है वो, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस नहर में मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का उदाहरण, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस है, डिप्थीरिया है, अतिसार है या खसरा है। तो अतिसार सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन सही करेंगे कि अतिसार एक क्या है, आपका एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है, इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यह है कि पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा भी करना और बचाव यानी संरक्षण, रख रखाव करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक हों और स्वयं को भावात्मक रूप से भी पर्यावरण से जोड़ सकें, इसलिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर, एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, क्या वह वन महोत्सव है, ग्रीन ओलंपियाड है, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी होगा या पर्यावरण दिवस समारोह होगा? तो ग्रीन ओलंपियाड होता है, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य जो निम्न में से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है वह आपका ग्रीन ओलंपियाड है। क्या हो जाएगा? ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? TERI के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोहरे को आर पार देखने में सहायक होता है अवरक्त विकिरण, एक्स किरणें, लेजर लाइट या गामा किरणें? तो कोहरे को आर पार देखने में जो सहायक होता है वह आपकी अवरक्त विकिरण होता है। क्या होती है? अवरक्त विकिरणें। दोस्तों अवरक्त जो विकिरण या किरणें, अवरक्त किरणें, अधोरक्त किरणें या आपके इंफ्रारेड वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो एवं सूक्ष्म तरंग से कम हो। इसका नाम अधोरक्त इसीलिए है क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें मानव द्वारा दर्शन योग्य लाल वर्ण से नीचे या आधा होता है, इसलिए अवरक्त किरणें बोला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, 12वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्कूलों में, विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? आप सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, आपके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कूल और विद्यालय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना हो छात्रों में, तो आप जो है मानसिक बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी बच्चों पर? पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करेंगे, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे, परीक्षा के माध्यम से या इनमें से कोई नहीं? तो आप शिक्षक होने के नाते दोस्तों राइट ऑप्शन क्या करेंगे? तो पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पुरुषों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, महिला सशक्तिकरण या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा?
नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है, यह अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? आपके जो सोशल साइंस की है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जिसमें आयाम और विषय है उसमें शामिल नहीं है। उसमें भूगोल शामिल नहीं है, इतिहास, राजनैतिक या व्यवसायिक शिक्षा। तो सभी लोग जानते हैं व्यवसायिक शिक्षा शामिल नहीं है। जो आपकी सोशल साइंस की बुक है, आयाम विषय है, उसमें जियोग्राफी है, हिस्ट्री शामिल है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आपका शामिल है, लेकिन आपका व्यवसायिक शिक्षा जो है शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है। व्यवसायिक शिक्षा या सामाजिक विज्ञान का यह विषय नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह कॉमर्स में होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? योगा का, स्वास्थ्य का, संगीत का या उपरोक्त सभी का? तो अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु का परीक्षा नहीं की जा सकती? तो इन सभी का। योगा का भी आप अंकों के आधार पर नहीं कर सकते, स्वास्थ्य का भी और संगीत का भी। यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस को अंकों के आधार पर पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो तथ्य परक हो। मूल परक पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती। ठीक है, जो तथ्य परक हो उसमें लिया जा सकता है, लेकिन मूल परक पाठ्यक्रम की परीक्षा में आप अंकों के आधार पर वहाँ पे नहीं ले सकते। स्वास्थ्य, योग, संगीत ये सभी मूल परक पाठ्यक्रम हैं। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का संरक्षण, जल का विनाश, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। तो देखिए, जल का संरक्षण करना, बचाव करना यह कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। तो देखिए, तो जल का संरक्षण समस्या नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन पर्यावरण समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है। वे सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है वह कारक पर्यावरण समस्या के अंतर्गत आते हैं, जैसे जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन स्वरूप पर है। हर एक प्रश्न आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड पर प्रश्न आना है, जहाँ पर सिलेक्शन अधिकतम नंबर लाना है। तो हर एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन जो है पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इनमें से कौन जो है पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं है नेगेटिव वर्ड आपका दे दिया गया, तो यह एक सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नीली नीली क्रांति संबंधित है पुष्प उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। आपको पता है एक प्रश्न जरूर आ ही जाता है, नीली क्रांति, ठीक है, हरी क्रांति हो गया। तो नीली क्रांति सभी लोग जानते हैं मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और जो आपकी दुग्ध उत्पादन हो गया ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति है सभी प्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप है, और हरित क्रांति क्या होगा? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन जो है मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? धर्म, भूमि, समुदाय, परिवार। तो सभी लोग जानते हैं भूमि, समुदाय, परिवार ये सभी मानव पर्यावरण के घटक है, लेकिन धर्म क्या है? यह मानव पर्यावरण का आपका घटक नहीं होगा। तो धर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, जो पिघले हुए मैग्मा है उनसे निर्मित जो चट्टान होती हैं, ठीक है, वे कौन सी कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। तो देखिए, जो ज्वालामुखी होता है, जो यहाँ पे विस्फोट होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो बैठ जाता है तली में, पृथ्वी धरातल में, तो ये मैग्मा कहलाता है, और ये लावा कहलाता है। सभी लोग जानते हैं ये लावा हो गया, ये आपका मैग्मा हो गया।
तली में जो यहाँ पे बैठ जाता है। तो यही तो पूछ रहा कि पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान कौन सी कहलाती? तो ये चट्टान आपकी आग्नेय चट्टान कहलाती। कौन भैया? आग्नेय चट्टान कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न कुछ हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा भी कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात अग्नेय शैल का निर्माण करते हैं और इन्हीं शैलों से ताप दाब तथा अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो पहले क्या होता है? अग्नेय शैल का, फिर ताप दाब, ये सब अपरदन की क्रिया के बाद फिर रूपांतरित होकर आपका अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों या पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो सभी लोग जानते हैं आपकी ओजोन परत है वह, ठीक है। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती, पराबैंगनी किरणें, लगभग 94% जो है रोकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख रहे हैं, स्क्रीन पर है, जब जल जो है आपका वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित या संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी में गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं वर्षा कहते हैं, ठीक है। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित या संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे वर्षा कहा जाता है, क्योंकि जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों से जल तथा जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है तथा निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाती हैं और वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर आ जाती है। तो यह आपका क्या है? संक्रिया चलती रहती है। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं आपके गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती हैं, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में पाई जाती हैं, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में पाई जाती हैं, या इनमें से नहीं। तो जो आपकी कटीली झाड़ियाँ दोस्तों वह कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सभी लोग जानते हैं जहाँ पे गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होती है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग राजस्थान में देख सकते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी है दोस्तों? वहाँ की जलवायु जो शुष्क आपकी जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु है, गर्म है, इसलिए वहाँ कटीली जो झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। आप अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? कपास को, चाय को, बूट को, रबड़ को? तो सभी लोग जानते हैं कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। और यह सौर मंडल का, ठीक है, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसे जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है, दक्कन का है, छोटा नागपुर का है, तिब्बत का पठार है। तो इनमें से विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह कोई और नहीं, आपके तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर, ठीक है, या 14,800 फीट है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है, एक ऊंचाई वाला पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा। वाव, 1000 किलोमीटर चौड़ा और 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर लगभग चौड़ा पठार है। और इसके इर्द गिर्द विश्व के सभी लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मालवा का पठार जो है आपका, ठीक है, मालवा का या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर यानी लगभग 14,800 फुट है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण कौन सा है? सुनामी है, भूकंप है, रासायनिक आपदा या भूस्खलन। मानव निर्मित यानी कि हमारे और आपके द्वारा जो, ठीक है, दुर्घटनावश कुछ भी जो आपदा होती है वह आपदा मानव निर्मित या मानव जनित आपदा कहलाती है। तो उसका उदाहरण आपका है रासायनिक आपदा। रासायनिक आपदा हम और आप कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, जिसे हम अर्थक्वेक या आपका कहते हैं। तो सुनामी एवं भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सुनामी और भूस्खलन क्या है? ये प्राकृतिक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन रासायनिक आपदा जो है मानव जनित आपदा कहलाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोपाल गैस आपदा की घटना कब हुई थी? 1972 में, 1983 में, 1984 में, 1993 में। तो भोपाल गैस जो आपदा है इसकी घटना आपके 1984 में हुई थी, 1984 में। भोपाल गैस आपदा दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। यह दोस्तों
वहाँ पेट्रो रसायन कंपनी एक थी, ठीक है, पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, जिसमें बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हुआ था और लीकेज होने के कारण हजारों संख्या में लोग यहाँ पे मारे भी गए थे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? आपकी CO2, आपकी नाइट्रोजन, CH4, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है आपका गैस है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड CFC हो गया, ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें के इफेक्ट से संबंधित कहलाती हैं, ठीक है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या दिया गया दोस्तों कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। जो समुद्र में प्रदूषण हो रहा है उसके कारण पतझड़ वन नष्ट हो रहे हैं, भूमध्य रेखीय वन नष्ट हो रहे हैं, कोणधारी वन नष्ट हो रहे हैं या मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। तो पहली बात, समुद्री प्रदूषण यानी समुद्री इलाके में कौन से वन होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं समुद्री के आसपास जो वन कहलाते हैं मैंग्रोव वन कहलाते हैं। तो समुद्री प्रदूषण के कारण कौन से नष्ट हो रहे हैं? तो आपके मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं, अतः इन्हें ज्वरीय वन भी कहते हैं। इसलिए जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन का प्रभाव इस पर भी पड़ता है। और मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह करते हैं। समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से क्या है, मानवों की रक्षा भी करते हैं। तो ये क्लास दोस्तों कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के 30 प्रश्न आपको EVS इन्वायरमेंट के कैसे लगे फटाफट फीडबैक करेंगे। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, लाजवाब सिलेक्शन पाने के लिए, लाजवाब तैयारी करने के लिए, स्कोर क्रैक करने के लिए दोस्तों एग्जाम को एक बार दिल से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का।